हाँ जी, तो बिना किसी लाग लपेट के फटाफट शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर सेशन है ना, जनरली इसको बहुत ही बोरिंग परसीव करा जाता है, बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, जिसको पूरा कुछ भी नॉलेज नहीं उसके लिए तो ये मतलब अमृत है ये पर्टिकुलर सेशन, बट जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता है ना, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सर ये इक्विटी फंड क्या है, डेट फंड क्या है, लिक्विड फंड क्या है, गोल्ड, रीथ, हाइब्रिड, फिर उसके अंदर ये एक्टिव पैसिव क्या होता है, फिर ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है, ग्रोथ, डिविडेंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेगुलर डायरेक्ट क्या होता है, ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सब चीज़ें, थेमैटिक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप समझो। जब तक आपको समझ नहीं होगी, ठीक है, तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप सही डिसीजन भी ले पाओ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तभी तो आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा फंड बेस्ट बैठेगा। समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब है ना, थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेशन आता है, वो समझना, ठीक है। म्यूचुअल फंड की जो वेराइटीज है, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, इनको ब्रॉडली दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर में डिवाइड करता हूं। एक ब्रॉडर अम्ब्रेला में मैं इनको पहले दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। दिस इज म्यूचुअल फंड, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड में जो दो ब्रॉड कैटेगरी है वो ये है कि जो मेरा पैसा है वो कहां पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, और दूसरा है अदर्स। मतलब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोलूंगा पैसा किधर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। एक इस कैटेगरी में तो पैसा किधर इन्वेस्ट हुआ है, मतलब क्या आपने, जो सब पूरी जनता ने मिलके आपको 100-100 रुपए इकट्ठा करके 10 लाख रुपए हर महीने दे रही है फंड मैनेजर को, वो फंड मैनेजर उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी में, डेट में, लिक्विड, समझेंगे अपन इसको। दूसरा अदर्स, मतलब पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर है ना, ये कैसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब अदर्स में आ जाता है। आप ये चीज को समझोगे ना तो आप ये बोलोगे मेरे को बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि आपने इस छोटे से चार्ट के अंदर इस पूरे सेशन का क्रिस्प समझा दिया, और मेरे को इसके बाद, आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा है क्या नहीं है, बहुत क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। उसके अलावा आज मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक सी वेबसाइट रिवील करूंगा, जिसको मैं पिछले 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ। मैं सेफली बोल सकता हूँ मैं 2016 के बाद से उस वेबसाइट को एक्टिवली यूज कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस के लिए। 100% फ्री वेबसाइट है। कभी कोई पैसा, मतलब आई ऑलवेज प्रमोट किया, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज दे पाऊँ ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे करना है वहाँ तो करना ही पड़ता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो जहाँ बचा सकते हैं वहाँ तो बचा ही है, ठीक है, और मेरा पूरा काम हो जाता है उससे, ठीक है, जस्ट मोर देन इनफ। अब अपन है ना म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट टाइप समझते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बेसिक असेट क्लास की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसा मान लो बहुत सारे लोग हैं, इन सब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, ये सारा पैसा इन लोगों ने एक पूल में जमा करा, तो यहां पर बहुत सारा पैसा हो गया। यहां पर आपने एक बंदे को बिठा दिया फंड मैनेजर बना के। फंड मैनेजर ना तो टोपी पहनते फंड मैनेजर, ताकि वो आराम से टोपी पहना सके, ऐसा नहीं। फंड मैनेजर टोपी पहनता है, मतलब अपनी अपन ड्राइंग में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये जो पूल ऑफ मनी है, ठीक है, दिस इज पूल ऑफ मनी, अब इसको वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझना, इसके अंदर एक और, थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा एक कैच है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि स्पॉन्सर होता है, वो एक ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट एएमसी बनाती है, एएमसी कस्टोडियन भी रखती है, ठीक है। एएमसी अपने आरटीए भी रखती है, रिटर्न एंड ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स भी रखती है। फिर एएमसी फंड मैनेजर को हायर करती है, ठीक है। अब ये जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट क्या करता है पता है, ये हर स्पेसिफिक फंड का, समझिए एएमसी और ट्रस्ट दोनों मिलके हर स्पेसिफिक फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट मैंडेट डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंडेट का क्या मतलब होता है,
एक बेसिक एक कागज है, उस कागज के ऊपर लिखा रहता है कि जो फंड मैनेजर है वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर किन असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा और कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो बोला सर जब मैंडेट ही ऊपर से आ जाता है तो फिर फंड मैनेजर का क्या रोल है इसके अंदर ना, मतलब वही बता रहे हैं अगर कि क्या किस में इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, समझिए वो ये नहीं बताएंगे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो ब्रॉडर लेवल पे आपको थीम दे देते हैं कि हम लोग जो है हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी में भी हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मोटा माल, समझ रहे हो, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, उसके हिसाब से फंड मैनेजर अपने डिसीजंस लेगा। इस पर्टिकुलर मैंडेट के बाहर उसको अगर जाना है तो बाय डिफॉल्ट वो नहीं जा सकता, समझिए मेरी बात, अप्रूवल लेना पड़ेगी ट्रस्ट से कि हम लोग डेविएशन ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा मैनेजमेंट और जो भी सेबी और एमफी को अप्लाई करना है शायद आपको नोटिफाई करना पड़े। अगर मार्केट में सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको इन्वेस्टमेंट मैंडेट से हटके तुरंत कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, मान लो इतना टाइम नहीं है, ट्रस्टी सारे घूमने गए अंटार्कटिका, समझ रहे हो आप, अब मेरे को तो डिसीजन लेना है तुरंत, तो फिर फंड मैनेजर वेट नहीं करेगा ना इतने, क्योंकि करोड़ों लोगों का पैसा लगाया, नुकसान हो जाएगा, समझ, तो फंड मैनेजर विल टेक हिज कॉन्शियस कॉल, वो अपना डिसीजन ले लेगा और जब बाद में ट्रस्टीज की मीटिंग होगी ना तब उस डिसीजन को रेटिफाई कर दिया जाएगा। रेटिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम कर दिया और मैं बाद में आपको अप्रूवल दे रहा हूं कि चलो अच्छा ठीक है अब कर दिया तो कर दिया, समझ रहे हो, उस तरह की चीज है। अब मैं एक्चुअल में आपको असेट क्लास के हिसाब से अपन डिवीजन देखते हैं, ठीक है, समझना। तो मेरा एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो इक्विटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड, ये हर तरह के इक्विटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। सर लार्ज कैप का मतलब क्या है? लार्ज कैप का मतलब बड़े स्टॉक्स, जैसे जो आप समझना यार, ऐसे कहीं एक जगह पर इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, हर एक्सचेंज अपनी अलग अलग डेफिनेशन बनाता है। कोई भी बॉडी अगर अपना खुद का इंडेक्स बना रही है तो डिफाइन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह से डिफाइन हो सकता है सर, कि यार कोई भी कंपनी जो 50,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी है, जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा है, वो सब हमारे लिए लार्ज कैप है, ये डिसीजन हो सकता है, ठीक है। जो भी 50,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की कंपनी वो मिड कैप है, जो भी 10,000 करोड़ से छोटी कंपनी है वो स्मॉल कैप है, जो भी 1,000 करोड़ से छोटी कंपनी वो माइक्रो कैप है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्लासिफिकेशन बात की बात है। ब्रॉडर क्लास असेट क्लास मेरा क्या, इक्विटी हो गया इसके अंदर, ठीक है। हर असेट क्लास में हर उसके अंदर सब असेट क्लास है। इक्विटी असेट क्लास के अंदर वी हैव मल्टीपल असेट क्लासेस, सब असेट क्लासेस, ये अपन समझेंगे। अपन इक्विटी और डेट को तो बिल्कुल चिंदी चिंदी करेंगे, डोंट वरी। फिर डेट फंड, डेट फंड के अंदर भी क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट फंड, मतलब मेरा पूरा पैसा कंपनीज के डिबेंचर्स खरीदने में लगा दिया, ज्यादा रिस्की है, ठीक है। फिर उसके अलावा सोवरेन डेट फंड, कि मैं गवर्नमेंट्स के डेट खरीद रहा हूं, कम रिस्की है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड मतलब कि मैं हमेशा 3 महीने 6 महीने 8 महीने के फंड्स में पैसा लगाता हूं। लॉन्ग टर्म डेट फंड मतलब कि कंपनी जो मेरा पूल ऑफ फंड है, फंड मैनेजर 10 साल के फंड ले रहा है, 15 साल 20 साल वाले टेनोर के फंड खरीद रहा है, ठीक है। हर ड्यूरेशन का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप सीएफए कर रहे हो, लेवल 1 कर रहे हो, लेवल 2 कर रहे हो, लेवल 3 कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो, तो आप ये खुद से पूछो कि आपको पता भी है कि कब शॉर्ट टर्म डेट फंड लिया जाता है और कब लॉन्ग टर्म डेट फंड लिया जाता है। क्या आपको यह भी पता है कि डेट फंड लेना भी क्यों है और कब लेना है, समझ रहे हो? क्या आप ऐसा तो नहीं समझते हो हमेशा कि अगर मैं डेट फंड लूंगा तो मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता? किन केसेस के अंदर डेट म्यूचुअल फंड भी आपको लॉस क्रिएट कर देगा, और वो लॉस भी कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होगा, आप समझ रहे हो? वो लॉस 8%, 10%, 15% तक जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सब कुछ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। अब ये प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, ये सब है ना नई टर्म्स आपको लग रही होंगी। आपको मैंने जब बोला ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड तो आपको लग रहा होगा ड्यूरेशन मतलब होता है कितने लंबे समय का बॉन्ड है, उसको बॉन्ड का ड्यूरेशन नहीं बोलते हैं, वो बॉन्ड का टेनोर होता है, समझ रहे हो? अगेन इट्स अ वेरी 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 टेक्निकल टर्म्स। तो डेट इसीलिए लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, डेट यूजुअली डेट पढ़ना फिनेंस स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वो बहुत एक आई वुड से बहुत ही कंटेम्प्ररी तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, आपको समझा के नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो शायद कहीं ना कहीं हिट कर जाता है।
फिर होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब, अब देखो यार, जो मनी मार्केट होता है ना, मनी मार्केट का क्या मतलब है? मनी मार्केट मतलब जहां पर पैसा ही उधार लिया और दिया जाता है। सर ऐसा कोई मार्केट एग्जिस्ट भी करता है क्या? मनी मार्केट बिल्कुल करता है। उस मनी मार्केट को इंटरबैंक मार्केट भी बोला जाता है। इंटरबैंक मार्केट का मतलब यह है कि जितने भी बैंक्स हैं और रजिस्टर्ड आरबीआई के रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ बैंक्स नहीं, एनबीएफसीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। आरबीआई के पास आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, प्राइवेट एंटिटी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। आरबीआई उसका मालिक है, चौकीदार है, चिट्ठी काटेगा, आप अंदर चले जाओ, खेल लो जो करना है, खरीदी बिची कर लो। तो मनी मार्केट में बैंक्स एक रात के लिए भी पैसा बोरो कर लेती है। ओवरनाइट लेंडिंग बोलते हैं उसको। ओवरनाइट लेंडिंग रेट, OLR, ये अलग से देता है कि मेरे को आज रात को यार 500 करोड़ दे दे, तेरे को कल सुबह 10 बजे वापस कर दूंगा। समझ रहे हो? बहुत कॉमन है बैंक्स के लिए करना। ठीक है, तो वहां से मैं लिक्विड फंड मतलब ऐसे लिक्विड, हालांकि डेट फंड भी लिक्विड है, समझना। डेट फंड लिक्विड मतलब कि अगर आपने प्राइवेट कंपनी का कोई 20 साल का बॉन्ड खरीद लिया और वो बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, तो 20 साल तक के लिए आपका पैसा अटक जाता है। लेकिन लिक्विड फंड जो है ना, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं विद हाई लिक्विडिटी। क्यों? क्यों हाई लिक्विडिटी होती है पता है उसमें? बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती हैं। सर इंडियन डेट मार्केट में गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट, हाँ, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट समझ रहे हो ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तो फंड की जरूरत होती है, वो भी बाजार से खरीद लेते हैं फंड। ठीक है, फिर क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड मतलब, इसको मैं और ब्रॉडर कैटेगरी अगर करूं तो इसको प्रेशियस मेटल बोल देते हैं। क्योंकि आई एम नॉट श्योर आपको पता है कि नहीं पता है, बट अभी रिसेंटली एमफी और सेबी दोनों ने, एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेबी तो आपको पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एसीसी जैसा होता है, दोनों ने सिल्वर भी अलाउ कर दिया कि आप म्यूचुअल फंड्स अब सिल्वर में भी अपना स्टेक ले सकते हैं। तो गोल्ड फंड अगर होगा ना, तो वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो पूरा का पूरा पैसे से हर महीने गोल्ड खरीदेगा, जब उसको खरीदना है तब गोल्ड खरीदेगा। समझ रहे हो? तो अगर आपके घर पे, समझिए, एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार व्हाट आर माय अल्टरनेटिव्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो आप बोल सकते हो कि आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। हाई ट्रेडेबिलिटी है, मतलब लिक्विडिटी अच्छी होती है। अगर मार्केट में ना बिके, मतलब मैं समझाऊंगा कि मार्केट में ना बिके तो क्या करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड हाउस को आप जाके वापस दे सकते हो कभी भी, कोई भी फंड। ठीक है, फिर एग्जिट बोलते हैं उसको, कि आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दिए। तो डायरेक्ट एग्जिट होती है और एक मार्केट एग्जिट होती है। डायरेक्ट एग्जिट का मतलब ये होता है कि मैंने जिस म्यूचुअल फंड से फंड खरीदा है, मैं उसी के पास जाता हूं, बोलता हूं भैया मेरे पैसे मेरे को वापस कर दो, जयराम जी के। ठीक है, मार्केट एग्जिट का क्या मतलब है? अगर मेरे म्यूचुअल फंड की वो यूनिट, आपको याद है 10 लाख रुपए में आपको 10,000 यूनिट मिली, 1 लाख यूनिट मिली, 10 रुपीज ईच। तो वो यूनिट अगर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब मैं जीरोधा ओपन अगर करूंगा और उसमें वो टाइप करता हूं म्यूचुअल फंड यूनिट का नाम, तो मेरे को यूनिट दिखा रहा है और अभी मैं देख रहा हूं 11 रुपए में ट्रेड हो रही है, तो आप उसको मार्केट में एग्जिट कर सकते हो। ठीक, तो गोल्ड हो गया। फिर रीट्स। रीट्स का मतलब क्या होता है? रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। समझिए, ये एक थोड़ा सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग बोले जाते हैं। अल्टरनेटिव मतलब जहां भी आप कैपिटल मार्केट के बाहर जा रहे हो वो सब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। यानी इक्विटी, डेट और लिक्विड, ये तीनों कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग है। इसके अलावा गोल्ड और रीट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग। ठीक है, फिर रीट्स के अंदर अब क्या, ये रीट को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया? कुछ समय पहले रीट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, कुछ सालों पहले। क्या होता है ना यार, मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आज अगर मैं चाहूं भी तो मैं 1 लाख रुपए से क्या ही रियल एस्टेट खरीदूंगा, मतलब रजिस्ट्री भी कराने नहीं जा सकता, इतना छोटा अमाउंट है। तो जो मिडिल क्लास होता है, जो द पर्सन विथ शॉर्ट पॉकेट, शैलो पॉकेट्स है जिनके, ना डीप पॉकेट्स नहीं है, वो लोग अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए रीट्स निकाले गए। रीट्स निकाले गए मतलब कुछ रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिनको अलाउ करा गया कि अच्छा आप अभी काम कीजिए, आप जनता के पास जाइए और जनता से पैसे इकट्ठा कीजिए, ठीक है, और आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाइए। ठीक है, उसकी ओनरशिप वो पूरी जनता के पास रहेगी और जो भी रेंट आएगा, ठीक है, उस कमर्शियल बिल्डिंग का, वो रेंट आपके कुछ फंड के खर्चे काटने के बाद सब जनता के में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, जिस परसेंटेज में उनकी होल्डिंग है। और जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी मार्केट में, मार्केट का परसेप्शन बढ़ता जाएगा, वो रीट का जो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो आपने 10 रुपए से इन्वेस्ट किया, वो भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऐसे 2 3 4 रीट्स हैं अलग अलग, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इतना पॉपुलर इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं अभी इंडिया में। रीजन बीइंग इंडिया के अंदर रियल एस्टेट जो है ना वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। रियल एस्टेट हिंदुस्तानी आदमी सेंस ऑफ सेफ्टी के लिए खरीदते हैं मोस्टली लोग, और सेफ्टी उनको कभी भी कंप्यूटर में डीमैट फॉर्म में नहीं दिखेगी। आप पापा को बोलोगे कि मैंने जमीन में इन्वेस्ट करा, 15 लाख रुपए लगाए, पापा बोलेंगे किधर है जमीन, तो बोले देखो मोबाइल में जमीन है, थप्पड़ फ्लाइंग चप्पल कमिंग, समझ रहे हो? बोले ये कैसी जमीन खरीद ली तुमने नालायक। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो 2007 में आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड, HDFC गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना था। मेरे पापा को बोला कि गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको पहले समझाए कि होता क्या है। तो मैंने उनको बोला कि पेपर गोल्ड होता है पापा। पेपर गोल्ड मतलब क्या, पेपर पे सोना खरीद लेते हो और फिर आपको जब बेचना है तब बिक जाता है करंट भाव पे। तो उन्होंने बोला सरकार की सेफ्टी रहती है। मैंने हाँ ये सिक्योर्ड है, सेबी से सिक्योर्ड रहता है। तो बोले सेबी क्या है? तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बोले ठीक है। तो बोले क्या नाम है जिस कंपनी में तू इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड? तो मैंने HDFC गोल्ड फंड। बोले नहीं 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 नहीं, कोई सरकारी कंपनी ढूंढ। राइट। तो मैंने फिर SBI गोल्ड फंड के अंदर लगाया। ये इंडियन पेरेंट्स की साइकोलॉजी है, राइट, दैट वी ऑलवेज वांट टू प्ले वेरी सेफ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स और फंड रिलेटेड चीज। क्योंकि चिट फंड इतने ज्यादा नोटोरियस हो गए ना, उन्होंने बहुत ज्यादा या लूटा है लोगों को, तो ये लोग डर गए अपने पेरेंट्स बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है बॉस? फिर हाइब्रिड फंड होता है। हाइब्रिड फंड मतलब आपने सुना कंजर्वेटिव फंड। यहां पर फंड मैनेजर बोलता है कि मैं आपका आधा पैसा या कुछ अमाउंट ऑफ पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, कुछ डेट में लगाऊंगा, कुछ इक्विटी में लगाऊंगा, कुछ डेट में लगाऊंगा, कुछ गोल्ड में लगाऊंगा। मल्टी एसेट फंड मतलब कुछ इक्विटी में लगाऊंगा, कुछ डेट में लगाऊंगा, कुछ गोल्ड में लगाऊंगा, कुछ रीट्स में लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरी ब्रॉडर असेट क्लास है, समझना। फिर देखिए, तो ये जो ब्रॉडर एसेट क्लास है ये डिफाइन करती है कि पैसा किधर इन्वेस्ट हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि या तो इक्विटी में हुआ, या गोल्ड में हुआ, या लिक्विड में हुआ, या रीत में हुआ, या फिर हाइब्रिड हुआ। ठीक है। अब पैसा कैसे मैनेज हो रहा है और कैसे इन्वेस्ट हो रहा है थोड़ा सा समझना। एक्टिव मतलब, एक्टिव का मतलब यह है कि जैसे अपन इसके अंदर थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए अपना लार्ज कैप फंड है। 1 मिनट के लिए समझना, लार्ज कैप इक्विटी फंड है मेरा। अब ये लार्ज कैप इक्विटी फंड देखोगे ना तो आपको दो तरीके से दिख सकते हैं कि एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड। लिखा हुआ नहीं रहेगा कहीं भी कि एक्टिव फंड है कि पैसिव फंड है, बट मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा, उसके बाद आज के बाद आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। तो अब लार्ज कैप फंड मतलब यह है कि ट्रस्ट ने मैंडेट दिया है कि पैसा जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में लगेगा। अब दो तरीके इसको करने के, या तो फंड मैनेजर पूरा थॉरोली एनालाइज करे, एनालाइज एंड टेक कॉल, टेक बाय और सेल का कॉल ले। ठीक है। या फिर क्या करे पता है? फंड मैनेजर कुछ ना करे, सीधे सीधे निफ्टी 50 कंपनी में पैसा डाल दे। समझ रहे हो आप? निफ्टी 50 कंपनी में पैसा डाल दे इन सेम प्रपोर्शन। मतलब पैसिव फंड्स जो होते हैं ना वो इंडेक्स फंड्स होंगे। आप समझ रहे हो क्या? कई लोग पूछते हैं कि सर हम निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। समझना, कंपनीज डूब जाएंगी, कंपनीज डूब के जीरो हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी मार्केट, इंडियन मार्केट, हिंदुस्तान पे तो भरोसा है, हिंदुस्तान तो जीरो नहीं हो सकता, इंडियन मार्केट्स तो जीरो नहीं हो सकते। समझना, और अनफॉर्चुनेटली मान लो कभी ऐसा हो जाए कि रिलायंस बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो पता है क्या होगा? आज रिलायंस जो नंबर 1 पे है ना, जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक कमजोर होता जाएगा वो धीरे 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 नंबर गिरता जाएगा। और जैसे ही रिलायंस 50th नंबर पे आएगी और 51st नंबर की कंपनी उससे बड़ी हो जाएगी मार्केट कैप में, तो रिलायंस ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 से एग्जिट मार देगा और हमारे पोर्टफोलियो से भी बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही रिलायंस 51st लार्जेस्ट कंपनी बनेगी वो मेरे पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहूंगा हमेशा। अब इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज एक साथ नहीं डूब सकती, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है। भूचाल आ जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए तो बात अलग है, फिर तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। ठीक है। समझिए, आप खुद सोचो कि जो फंड एक्सपेंस होता है
ठीक है, जो एक्सपेंस रेशियो है, अपन इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। लेकिन सिंस अब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं इसको फिर से एक बार डिटेल में रिपीट करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है मेरे एनालिसिस के अंदर, कि जो एक्सपेंस रेशियो है, ये अगर मान लीजिए 2% आपको दिख रहा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया लंप सम, है ना, तो 1 ईयर में आप 2,000 रुपए का पेमेंट करोगे एज अ फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस। आपके इस 1 लाख रुपए को मैनेज करा एक फंड मैनेजर ने, ठीक है, टोपी वाला, उसका पैसा है ये। मतलब ये जो 2% है ना, ये एएमसी की इनकम होती है। एक एएमसी ऐसे ही पैसा कमाता है, ठीक है। एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसकी इनकम जो होती है वो उसके एक्सपेंस रेशियो से आती है। तो आप सोचो, अगर किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का 10,000 करोड़ रुपीस का एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट है किसी पर्टिकुलर स्कीम का, और उसका फंड रेशियो 1% है, तो इसका मतलब यह है उस स्कीम से वो 100 करोड़ रुपीस कमा रहे हैं 1 साल में, ठीक है। इतना पैसा वो काट लेते हैं आपके रिटर्न्स में से, समझना। अच्छा, 1 मिनट, सर मेरे को रिटर्न नहीं आया, मेरा रिटर्न नेगेटिव हो गया इस साल, तो भी वो पैसा कटेगा क्या? यस कटेगा। समझ रहे हो आप? सर तब कैसे कटेगा वो समझा दूंगा मैं बाद में। हाँ भाई, एक्सपेंस रेशियो समझ लो, जितना कम उतना चंगा, उतना बड़ा पैसा बनेगा आपका आगे। अब मुझे एक बात समझाओ बस, आपके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो कहां पर ज्यादा होगा, एक्टिव में या पैसिव में? इसका 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस, मेरे को अगर रिस्पेक्ट करते हो तो 1 सेकंड के लिए रुकना। एक्टिव में ज्यादा होगा, पैसिव में ज्यादा होगा, मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, और एक लाइक ठोक दो तुरंत, हाथों हाथ लाइक ठोक देना उसके लिए कोई, ठीक है, वो बता दो। फिर क्या होता है? फिर होती है ओपन एंडेड स्कीम्स, मतलब फंड की जो स्कीम्स हैं उनके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स बटे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, इट्स एन ओपन एंडेड स्कीम, इट्स अ क्लोज एंडेड स्कीम। बताता हूं, समझाता हूं क्या होता है। एक म्यूचुअल फंड हाउस जब पहली बार जनता के सामने जाता है कि देखो हम एक फंड बना रहे हैं, उस फंड का ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट है, इतना खर्चा आएगा, ये फंड मैनेजर है। जब कंपनी जनता के पास जाती है तो जो डॉक्यूमेंट लेके जाती है, उस डॉक्यूमेंट को आईपीओ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि आप फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास जाके पैसा मांग रहे हो। वैसे ही जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस मार्केट में जाता है, ठीक है, और लोगों से पैसा मांगता है जनता से, तो उसको एनएफओ बोला जाता है, न्यू फंड ऑफर, कि आप पहली बार एक नया फंड जनता के सामने लेके जा रहे हो, ठीक है। जब ये लेके जाते हो आप, तो आपको बताना पड़ता है कि ये फंड ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, या इंटरवेल फंड है। समझना, ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड का मतलब है ये फंड हमेशा खुला रहेगा, जब जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो, जब जिसको निकालना है निकल जाओ, ठीक है। क्लोज एंडेड फंड का क्या मतलब है पता है? इस तारीख से इस तारीख तक ये फंड ओपन है, आज आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, अगले 4 साल 5 साल के लिए ये फंड क्लोज हो जाएगा, ना तो हम कोई नया इन्वेस्टमेंट इसमें लेंगे, ना ही आपको पैसा 5 साल के पहले वापस मिलेगा। मतलब समझना, क्या मेरा पैसा मेरे को वापस नहीं देंगे? नहीं देंगे। सर क्या प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है? नहीं है। सब पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, और आप अग्री होते हो तभी वो पैसा आपका लिया जाता है, कि वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा 5 साल के लिए। समझ रहे हो? तो जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, ये यूजुअली एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पता है? इनमें जो फंड नाम होता है, फंड का नाम होता है, उसके बाद सीरीज लिखा रहता है, सीरीज ए फंड, सीरीज बी फंड, सीरीज सी फंड, ठीक है। समझना, सर ये क्लोज एंडेड फंड का मार्केट क्या होता है, मतलब ये मार्केट कैसे ऑपरेट करते हैं क्लोज एंडेड फंड्स? तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए टाटा पावर है, ठीक है, टाटा पावर को 1,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस करने हैं, तो टाटा पावर क्या करता है ना, रिटेलर्स के पास तो जाता ही है, साथ में इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाता है। मतलब टाटा पावर एएमसी के पास भी जाएगा, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास भी जाएगा, और क्या बोलेगा उनको पता है? कि यार थोड़ी मदद कर दो, हम एक नया आईपीओ, हम एक नया डिबेंचर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करवा लो, ठीक है। तो रिलेशंस होते हैं यार, करते हैं, कंपनीज करती हैं। टाटा पावर अच्छा रिटर्न दे रहा है उनको, क्यों नहीं करेंगे? तो इस केस के अंदर क्या होता है पता है? हम 5 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो क्या? प्री मेच्योर अलाउड नहीं है, विड्रॉल अलाउड नहीं है, नए मार्केट में ट्रेड होगा डिबेंचर। सर क्या डिबेंचर भी मार्केट में ट्रेड होते हैं? होते हैं, ठीक है, गूगल सर्च करो ना यार। तो क्या हुआ?
एएमसी ने सोचा कि चलो यार ठीक है, टाटा जी के अंदर इन्वेस्ट करो, दो थोड़ा पैसा, 1,000 करोड़ रुपए लगाओ, डिबेंचर खरीदो 5 साल के लिए। तो उस एएमसी ने एक नया एनएफओ निकाल दिया, न्यू फंड ऑफर निकाल दिया, ठीक है, कि हम अभी इस समय जो 3 अलग अलग कंपनीज है 5-5 साल के डिबेंचर्स इसकी कंपनी के लेंगे। ठीक, अब ये क्लोज एंडेड स्कीम है, इसमें आप 5 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ओपन एंडेड में कभी भी आओ कभी भी जाओ। इंटरवेल में क्या होता है पता है? इंटरवेल वो क्लोज एंडेड फंड्स हैं जो थोड़े थोड़े इंटरवेल में ओपन होते हैं। या तो जैसे क्लोज एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड इंटरवेल फंड्स, ठीक है, विथ इंटरवेल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 years। तो क्या होगा, हर 2 साल में एक विंडो खुलेगी 15 दिन की, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। उस विंडो के दौरान आप या तो शेयर्स बाय कर सकते हो, अपनी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट या तो बाय कर सकते हो, और अगर करनी है तो या फिर सेल कर। इंटरवेल फंड्स बहुत ही कम होते हैं, होते ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आगे बढ़ू या फिर आप छोड़ के चले जाओ कि अरे तो बहुत बोर कर रहा है आज? तो उससे पहले ना अपन फटाफट जाके सीधे पहले अपन लेट्स गो एंड लेट्स ओपन हमारा वो फाइल जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट और मैं बहुत टाइम से यूज करता हूं। ठीक है, तो लेट्स गो एंड लेट्स ओपन दिस। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रूपी वेस्ट करके एक वेबसाइट है वो खोलेंगे यहां पर। ठीक है, ये रूपी वेस्ट करके एक वेबसाइट है वो खुलेगी। आपको इसके अंदर कुछ भी लॉग इन वॉग इन करने की जरूरत नहीं, आप करना चाहो तो कर लो, मैंने कभी आज तक नहीं करा। आप इसमें टूल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर है, म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन है, म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न है, एसआईपी रिटर्न है, म्यूचुअल फंड के ट्रैकर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने हेल्ड करें वो हैं, कौन कौन से डेट म्यूचुअल फंड ने हेल्ड करे वो हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे को देखना है कि म्यूचुअल फंड्स इस समय कौन से स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिव बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूं स्टॉक्स अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर। मैं जैसे ही यहां जाऊंगा तो ये दिखेगा कि आप फेब्रवरी में देखोगे तो 8,600 करोड़ रुपए का एचडीएफसी बैंक बाय हुआ है फेब्रवरी मंथ में। ठीक है, रिलायंस बाय हुआ है, वर्लपूल आप देखो, वर्लपूल वॉज अ सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मी कि 3,000 करोड़ का वर्लपूल बाय हुआ है। ठीक है, ये डेटा वैसे तो आपको एम्फी की वेबसाइट पे भी मिलेगा। अम्फी मतलब मैं बता देता हूं आपको, ये देख लीजिए। एम्फी की वेबसाइट है, काफ़ी इलेबोरेटिव वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारा डेटा देता है ये आप वेबसाइट आपको। हमेशा रीसेंट डेटा मिलेगा कि 19,000 करोड़ कलेक्ट हुए। ठीक है, बट क्यों दिमाग लगाना है इतना, मतलब जब अपने को पूरा फोकट डेटा यहाँ पका पकाया मिल रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सेलिंग प्रेशर आया है? तो आप देखोगे कि सन फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है और 2,100 करोड़ रुपए का माल बेचा जा चुका है उस स्टॉक में। एनटीपीसी का स्टॉक है, बेचा जा चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेंड है कि बड़े बड़े स्टॉक्स भी बिक रहे हैं और क्या वैल्यू के बिक रहे हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स बिक रहे हैं। ठीक है, फिर मैं वापस टूल्स में जाता हूं तो मैं धीरे धीरे करके इसे म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न वगैरह सब अपन देख लेंगे। अपन सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे आते हैं जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये है ना मेरा जो स्टॉक स्क्रीनर था ना, screener.in, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसने ब्रॉडली जो पहला फिल्टर आपसे मांगा है वो असेट क्लास का मांगा है कि भाई आप बता तो दो मेरे को कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सर, मैं है ना डेट में इन्वेस्ट करना मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं सर, से फॉर एग्जांपल। तो अब सर इक्विटी में भी हमारे पास अलग अलग फंड है। आप इक्विटी में लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इक्विटी में ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करें, आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो हर तरह की इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, फ्लेक्सी कैप सेम कि दे आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, वैल्यू कॉन्ट्रा, ये सब, और इसके बाद सेक्टोरियल फंड्स अपन धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी 1 मिनट के लिए क्या करता हूं, मैं लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करता हूं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा फिर ये मेरा फिल्टर क्या बोल रहा है, बोले चलिए सर ठीक है, ये तो लार्ज कैप फंड हो गया। इसके बाद आप मुझे बताइए कि जो फंड है उस फंड का टाइप क्या होगा, क्या ये ओपन एंडेड फंड होगा, ये क्लोज एंडेड फंड होगा, या इंटरवल फंड होगा। हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड के लिए हम है ना इंटरवल फंड पे क्लिक करते हैं और ओपन एंडेड हटा देते हैं। ठीक है, और फिर मैं ये करने के बाद आप देखोगे तो जीरो फंड सिलेक्टेड है। इसका मतलब एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है इंडिया में जो इक्विटी लार्ज कैप हो और इंटरवल फंड हो। जैसे मैं इंटरवल का फंडा हटा देता हूं, आप देखेंगे टोटल 1,600 अलग अलग फंड्स हैं जो लार्ज कैप है और ओपन एंडेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए जैसे अपन ने बताया ओपन एंडेड,
क्लोज एंडेड और इंटरवल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसमें ऑल एक बार सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को सभी म्यूचुअल फंड बता दो भैया जो भी आपके पास हो, ठीक है, और मुझे इंटरवल दो। लेट्स सी इंटरवल फंड्स में कुछ फंड मिलते हैं क्या आपको। ये देखिए आप, अब ये जितने भी फंड है ये आपके सब इंटरवल फंड है। जैसे 361 करके एक कंपनी है, ये आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्राज फंड है, ये सब इंटरवल फंड्स है, ठीक है ना। कमिंग बैक टू आर असेट क्लास, कि मैं असेट क्लास के अंदर रीसेट कर देता हूँ पहले इसको पूरा, और मैं सिर्फ लार्ज कैप लेता हूँ। और लार्ज कैप के अंदर अपन एक काम करते हैं, आप हम और देखते हैं कि हम किस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। तो हम फंड हाउस की तरफ से भी फिल्टर लगा सकते हैं कि आप मुझे लार्ज कैप में आदित्य बिरला, एक्सिस, और एक और ले लेते हैं जो आप लोगों का बहुत फेमस है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्वांट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये 3 म्यूचुअल फंड्स के जो भी लार्ज कैप वाले फंड हो वो दिखा दो भैया, ठीक है। इंटरवल नहीं चाहिए अपने को, ओपन एंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इन तीनों के मेरे को दिखा दो। तो ये 1651 कुछ म्यूचुअल फंड्स थे, उसमें से 5 सिलेक्ट हुए। टोटल 1641 म्यूचुअल फंड है इंडिया में, उसमें से 5 म्यूचुअल फंड है जो आपके कैटेगरी में फिट बैठते हैं। अब मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए, मैं ये आदित्य बिरला एसएल फोकस्ड फंड खोलता हूं, ठीक है। हम समझते हैं पहले कि ये है क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मैं धीरे धीरे करके पढ़ता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हो आदित्य बिरला एसएल फोकस्ड फंड, और ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है। तो ये जी का मतलब है ग्रोथ, मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे इसका मतलब क्या एग्जैक्टली। और फिर ये प्लान लिखा है रेगुलर प्लान, और ये ग्रोथ। तो ये रेगुलर का भी क्या मतलब है और ग्रोथ का क्या मतलब है मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 118.12 की एनएवी है। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि जो मेरी 10 रुपए की एक यूनिट थी ना, जो भी मेरी 10 रुपए वाली यूनिट थी, देखो ये 24 मार्च में छुपा रहा हूं, हाँ, 24 अक्टूबर 2005 को ये एनएफओ जब आया इस फंड का, तब 10 रुपए में उन्होंने इसको ऑफर दिया आप लोगों को, ठीक है। और बढ़ते 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 आज ये फंड कहां पर पहुंच गया है, 118 रुपए पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये एनएवी है। एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट है 7060 करोड़ रुपए का, 7060 करोड़ का एज ऑन टुडे, ठीक है, एज ऑन फेब्रवरी, मतलब फेब्रवरी क्योंकि मंथली डेटा आता है। अब थोड़ा सा यहां पर जाके देखिए, ठीक है, ये बहुत आसान है, आप अभी समझ सकते हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो तो सर अब समझ में आ गया। अगर मेरे को एक्सपेंस रेशियो निकालना है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये 7060 करोड़ रुपए अगर मेरा होता खुद का, कितने खुश हो गए ना कि सर कहाँ इतना पैसा, आप कैसी बात कर रहे हो, इतना पैसा होता तो आपके म्यूचुअल फंड के वीडियो देखते क्या, हम खुद फैमिली ऑफिस खोल के फंड मैनेजर हायर कर लेते ना। चलो 7060 इंटू 1.83, और मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, परसेंटेज और इंटू। तो इसका मतलब यह है कि आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी को इस एक फंड से, देखना ये एक फंड है, ठीक है। फिर ये ग्रोथ, रेगुलर, ये सब इसके अलग अलग प्रकार है, मैं बताऊंगा, पूरा डेप्थ में उतारूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप आखिरी तक टिको, पूरा समझ में आएगा, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जितनी क्लैरिटी मेरे दिमाग में म्यूचुअल फंड को लेके मैं उतनी आपको दे दूंगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, ऐसी चीजें जहां पर हम प्रैक्टिकली नहीं समझते, ठीक है, समझना। तो इसका मतलब यह है आदित्य बिरला एएमसी सिर्फ इस एक फंड से 130 करोड़ रुपए कमा रही है। अगर आपके पूरे 7060 करोड़ रुपए लगे होते आदित्य बिरला के इस फंड में, तो आपको आदित्य बिरला को हर साल 130 करोड़ रुपए देना है इस फंड को मैनेज करने के लिए। समझ में आ गया, ये बेसिक चीज है। 1.83 का एक्सपेंस रेशो। टर्नओवर रेशो, टर्नओवर का मतलब होता है चर्निंग करना, साइकिल पूरी घुमा देना, ठीक है। इसका मतलब यह है अगर इसका टर्नओवर रेशो 29% है, तो इसको सरल भाषा में समझिए कि अगर इस कंपनी ने साल के शुरुआत में इसके पास 100 स्टॉक्स हैं, इसके पोर्टफोलियो में से फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक्स है, से फॉर एग्जांपल कि 100 स्टॉक्स हैं, तो साल के एंड तक आते आते उस 100 में से 29 स्टॉक्स बदल चुके होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं इसका मतलब समझ रहे हो, ये बताता है आपको
कि किस फ्रीक्वेंसी से और कितनी तेजी से म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशंस में एंट्री और एग्जिट मार रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड में वो एंट्री और एग्जिट मार रहा है। अगर टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका टर्नओवर रेशियो इज मोर देन 100% ऑल्सो। जैसे मैं ऑल इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर ऑल डेट फंड, ऑल हाइब्रिड फंड हटा देता हूं, फिल्टर्स में जाता हूं, ठीक है, एंड चूज कॉलम्स में जाके मैं, ये रहा टर्नओवर रेशियो पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स में, ये आपने जैसे ही डालोगे यहां पर आ जाएगा। और मैं ओपन एंडेड हटा देता हूँ फिल्टर, तो 70 स्टॉक्स हैं। 70 स्टॉक्स में अगर मैं देखता हूँ टर्नओवर रेशियो के हिसाब से, अगर आप देखेंगे सर, ठीक है, तो जो क्वांट की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, इनके टर्नओवर रेशियो 500% है। मतलब क्या है पता है? मतलब ये है, समझना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। फंड रेशियो का इसका मतलब ये होता है कि इसने 5 बार अपने स्टॉक्स खरीदे और बेच दिए। आप समझ रहे हो? पूरा पोर्टफोलियो 5.5 टाइम्स बेच दिया और 5.5 टाइम खरीद लिया, राइट? ये गेटिंग टर्न, चर्न अराउंड कर दिया। अगर मैं इसको लोएस्ट पे लेके जाता हूं, ठीक है, और मैं नीचे आता हूं और आप 10% देखोगे, तो आप देख रहे हो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें सिर्फ 10% ऐसे स्टॉक्स हैं जो चेंज हो गए। अगर मैं आपको यहां पर पराग पारेख फंड्स दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यू फंड की तरफ जाते हैं, कि हम वैल्यू फंड होते हैं, तो ये भी 29% पे है, ठीक है। डेफिनेटली लोग अपने अपने कॉल्स लेते हैं। तो ये टर्नओवर रेशियो होता है। समझो अगर किसी कंपनी का टर्नओवर रेशियो 70-80% है, तो वो तो आपके फंड के साथ ट्रेडिंग कर रहा है ना। अब क्वांट है तो क्वांट तो ट्रेडिंग कर रहा है, तो 5 बार खरीद रहा बेच रहा है पूरे स्टॉक्स को, तो ट्रेडिंग ही हुई ना एक टाइप से, ठीक है। एग्जिट लोड का क्या मतलब है? एग्जिट लोड में समझना यार, क्या होता है जब भी फंड बनाया जाता है, अब जैसे 7,000 करोड़ का फंड है, तो ये तो चलो बड़ा फंड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह अभी मान लीजिए क्वांट का कोई फंड लेता हूं, क्वांट फोकस्ड फंड ना, हम्म, ये क्वांट फोकस्ड फंड लेता हूं, 1 मिनट समझना। तो इसकी तो सिर्फ 732 करोड़ रुपीस का असेट अंडर मैनेजमेंट है, इसके पास, इस फंड के पास सिर्फ 700 करोड़ रुपए। समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर अभी मान लीजिए इसमें से कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ऐसा बंदा है जिसने 70-80-100 करोड़ रुपए लगा रखे इस फंड में, और उसने एग्जिट ऑर्डर दे दिया कि मेरे को तो आप फंड बेचो और मेरे को पैसा दो मेरा, तो क्या ये फंड को, अंकित पांडे जो फंड मैनेजर है, क्या अंकित पांडे को स्ट्रेस में आके बेचना पड़ेगा क्या माल? पता नहीं ना मार्केट कंडीशन अभी फेवरेबल भी है कि नहीं है माल बेचने के लिए। जैसे अगर अभी मान लो किसी का ऑर्डर आ जाए कि भैया मेरे को तो एग्जिट करना है आपके फंड से, ठीक है, आई डोंट वांट टू बी इन दिस फंड एनी मोर, होता है, चॉइस है आपकी, आप मना तो कर नहीं सकते हो। 100 करोड़ रुपए चाहिए उसको, आप 100 करोड़ रुपए का कैश तो होता नहीं है। कंपनी 700 करोड़ रुपए का टोटल एसेट है, आप 100 करोड़ रुपए कैश पे लेके बैठेगी तो क्या ही रिटर्न जनरेट करके देगी आपको? तो वो तो क्या करते हैं, 2-4-5%, 2%, 1% अलग रखते हैं। ये रहा देखो, आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कितना परसेंट उसके पास कैश है। कैश देखोगे आप, 4.6% कैश है बस इसके पास। मतलब 700, 7 चौको 28, 28 करोड़ रुपए का कैश है उसके पास। एग्जिट डिमांड आ गई 100 करोड़ रुपए की, तो क्या करेगा? 100 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच देगा। समझ रहे हो? क्या फंड अनस्टेबल हो जाएगा क्या? बड़ा फंड नहीं है ना, छोटा फंड है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा समझना, इसकी जगह अगर मैं बोलता हूं, इसकी बात करता हूं, निप्पॉन बड़ा फंड, निप्पॉन ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो पहले रिलायंस ग्रोथ फंड के नाम से जाना जाता था। 24,000 करोड़ का एयूएम है, 24,000 करोड़ का एयूएम है, ठीक है। और यहां पर कैश देखोगे तो 1.38% का कैश है। 1.38% मतलब 250 करोड़ रुपए कैश लेके बैठे हुए हैं अपने पास। 240 करोड़ रुपीस कैश लेके बैठे हुए हैं। यहां पर 100 करोड़ रुपए की अगर एग्जिट आ भी गई, तो जरा सा भी परहेज नहीं करेगा, वो तुरंत देगा कि हाँ दो, कैश में से उठा के दो, अपने को स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। अगले महीने एसआईपी फिर आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? राइट? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर क्या होता है, एग्जिट को डिस्करेज करने के लिए, समझ रहे हो आप, कि यार कोई भी बंदा अगर पैसा लगा रहा है, तो ऐसा ना करे कि आज पैसा लगाया और 15 दिन बाद वापस मांगने आ गया, 20 दिन बाद वापस मांगने आ गया। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो 90 डेज का एक एग्जिट लोड लगा देता है
एग्जिट लोड लगा देता मतलब कि भैया आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, बहुत बढ़िया बात है, आपकी 3 दिन बाद इच्छा हुई कि वो पैसा वापस निकालना है, तो आपको 99,000 ही मिलेगा, 1 लाख नहीं देंगे। अगर पूरा 1 लाख चाहिए और उस पर जो भी घड़त बढ़त है वो चाहिए, तो 90 दिन का इंतजार कर लो, ऐसा आदित्य बिरला एमसी बोलता है। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस 1 ईयर का लॉक इन पीरियड लगा देते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, पैसा निकालो लेकिन 1% कटेगा, जैसे एफडी में प्री मेच्योर विड्रॉल होता है, सिंपल सी बात है। क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है? कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यूजुअली आप लॉक इन पीरियड देखोगे, इसका मतलब ना पैसा निकाल सकते हो ना पैसा डाल सकते हो। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, इस लॉक इन पीरियड को आप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के साथ कंफ्यूज मत कर देना। समझ रहे हो? ओपन एंडेड स्कीम्स में भी लॉक इन पीरियड हो सकता है, क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब यह है कि ना पैसा निकालूंगा ना पैसा लूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। समझ रहे हो? वो क्लोज एंडेड हो गई। ओपन एंडेड लॉक इन फंड का क्या मतलब है पता है? पैसा खा लूंगा लेकिन निकालने नहीं दूंगा। मैं नए इन्वेस्टमेंट ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आके दे जाओ, लेकिन मिनिमम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। इस तरह के फंड्स कहां मिलेंगे पता है आपको? इस तरह के फंड्स अगर आपको देखने तो आप यहां पर लिख दीजिए बस टैक्स। देख रहा, 3 साल का लॉक इन पीरियड, टैक्स सेवर फंड, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यू कैन नॉट सेल द स्टॉक फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ये फंड यूनिट को आप 3 साल खरीद नहीं सकते, ठीक है, बेच नहीं सकते। इंसेप्शन डेट, अच्छा ये देखो, ये भी ओपन एंडेड ही है, मतलब अगर आप ये देखोगे तो यहां कहीं अगर क्लोज एंडेड लिखा नहीं है, फंड टाइप ओपन एंडेड, ओपन एंडेड फंड विद लॉक इन पीरियड, और इसमें एग्जिट लोड 0 है। वाई? एग्जिट लोड इज नॉट एप्लीकेबल यार। आप तो, मैं 3 साल रोक के रख रहा हूं आपका पैसा, तो आप तो चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। सर मान लो मैंने इस फंड में पैसा डाला, मान लो इस फंड में पैसा डाला, और उसके बाद मेरे को एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या मैं इस फंड को बाजार में लोन पे लगा के, मतलब इस फंड पे लोन उठा के क्या पैसा ले सकता हूं? नहीं, अलाउड नहीं है। कारण क्या है? फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा ना। टैक्स सेविंग के नाम पे आपने 29 मार्च को फंड खरीदा 1 लाख रुपए का, अगले दिन 2 अप्रैल को आप बैंक गए, बैंक को बोला चलो भैया ओडी दे दो फटाफट इस पर, और आप पैसा यूज कर रहे हो, राइट? तो पैसा लॉक नहीं हुआ ना, वो तो आपने पैसा वापस रोटेट कर लिया। गवर्नमेंट चाहती है आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए, आपकी पॉकेट से चला जाए 3 साल के लिए। दैट इज वाई जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे टैक्स सेविंग एफडी पे भी ओडी नहीं मिलेगी, ठीक है? और पता कर लेना भाई, अगर कोई बैंक दे रही हो तो चढ़ के मत आना कमेंट में, ठीक है, कि गलत बढ़ा रहा है, ये कैसी बता रहा है, ये वो देखना है तो देख भाई, ठीक है, नहीं तो पोगो कार्टून नेटवर्क जो जाके देखना है देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब एटीट्यूड वाली बात नहीं, एक हम्बलनेस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? नीचे गंदवंद मत फैलाओ, अच्छी कोई कोई नहीं करता है वैसे, सब बहुत प्यार करता है, ठीक है? चलो, इंसेप्शन डेट कब खुला है भैया दुकान, शटर कब खोली दुकान की? रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब से खुला है, जब से खुला है 2005, अक्टूबर 2005, तब से लेकर के आज तक कितना रिटर्न दे दिया मुझे? सर क्या 14% रिटर्न ही दिया है क्या 2005 से अभी तक? 14 ईयर्स ईयर ऑन ईयर परसेंटेज रिटर्न दिया है। समझ रहे हो? एक 3 स्टार, एक 3 स्टार एवरेज फंड ने डबल से ज्यादा मार्जिन से एफडी को बीट करा है यार, 5 साल के लिए, 5 साल के साथ, ठीक है? अगर आपको एसआईपी रिटर्न देखना है ना इसका, ऐसे कैलकुलेट कर लो आप, कि आपने अगर 1,000 रुपए की एसआईपी लगाई होती, कब लगाई होती 1,000 रुपए की एसआईपी? 2005 में, ठीक है, अक्टूबर 2005 में 24 तारीख को अगर आपने लगाई होती, तो आपका टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हुआ होता 2,21,000 रुपए हर महीने। मतलब टोटल आप हर महीने लगाते तो 221 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, उसकी करंट वैल्यू थी 915 लैक्स, 9 लाख रुपए की करंट वैल्यू होती। आप 221 महीने पैसा जमा कर चुके होते, और आपका जो रिटर्न मिलता वो 13.81 मिलता, XIRR होता है ये, ठीक है? अब समझेंगे अपन, एक्सेल में कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख रहे हो धीरे धीरे क्या होता है शुरुआत में। देखो म्यूचुअल फंड क्यों बोला जाता है दैट म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आप म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से अगर जा रहे हो तो लंबे समय के लिए जाओ। कारण क्या देखना, मान लीजिए आपने 2005 में एसआईपी शुरू करी, ठीक है? अब आप धीरे धीरे अपना म्यूचुअल फंड का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, और आपका वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ब्लू में दिख रहा है आप देख रहे हो बहुत निकट है वो। मतलब मैं 2005 में एसआईपी स्टार्ट करने के बाद अगर मैं 2012 में जाऊं, तो आप देखोगे मेरे सिर्फ 12-13 हजार रुपए बढ़े हैं। सिर्फ 12-13 हजार रुपए यार 2012 में, मतलब 7 साल में सिर्फ 12 हजार रुपए का रिटर्न दिया है क्या ऐसा ही म्यूचुअल फंड ने? है, ऐसा ही है। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, राइट?
और फिर उसके बाद कोई अगर यहाँ निकल गया ना गाली बक के म्यूचुअल फंड को कि साला बेकार है, बर्बाद है, ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बेकार इंडस्ट्री है, चोर इंडस्ट्री है, ठीक है। यू विल मिस एवरीथिंग। अपन चाहते हैं कि गैप बड़े से बड़ा होता जाए, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो अब क्या होता है ना यार, इट इज ऑल अबाउट, देखो मैं बताता हूं वाई सिलेक्टिंग अ गुड फंड इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो, एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना क्यों जरूरी होता है। ये 2005 से अपन ने लिया है, अपन फ्रैंकलिन प्राइमा इंडिया फंड पे जाता है, ठीक है। और मैं यहां पर जाके क्लिक हियर फॉर एसआईपी रिटर्न्स करता हूं। पहले इंसेप्शन डेट देख लेते हैं, 93 की इंसेप्शन डेट है इसकी। मैं इसको भी 2005 से ही कंसिडर कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। पटपट अक्टूबर, और एक कोई भी ले लो, अक्टूबर 2005, 1000 रुपये। आप देख रहे हो क्या डिफरेंस आ रहा है। यहां पर आपका 2,21,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ, 9,15 मिल रहा है आज अगर बेच रहे हैं तो। यहां पर भी 2,21,000 इन्वेस्ट हुआ है और 12,50 मिल रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। और यहां पर भी अगर आप देखोगे, ये फंड देखो यार, इतना बढ़िया फंड है। 2005 से लेकर के 2013 तक कोई रिटर्न नहीं दिया इसने, कोई रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 2005-6 में तो बुल मार्केट चल रहा था ना ऑलरेडी, आपने बहुत हाई में। इनफैक्ट आप देखो, अगर यहां पर 2008 में नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, मेरा 40,000 रुपए का जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो घट के 23,000 रह गया। इसलिए देखने का ही नहीं म्यूचुअल फंड को, डाल दो साइड में पटक के। समझ रहे हो। और उतना पैसा डालो जो आप कुएं में डाला हो कभी भी जाके। 100 रुपए से स्टार्ट करो ब्रदर इन्वेस्टिंग। समझ रहे हो। मेरे को कोई एफिलिएट कमीशन नहीं चाहिए किसी से भी, आप लोगों से। यार आप बच्चे हो, क्या करूंगा आप लोगों से कुछ भी करके। समझ रहे हो, आप लोगों को विद्या का दान कर रहा हूं। मतलब डोंट कंसिडर, मतलब ऐसा मत समझना विद्या दान है, समझ रहे हो आप, ठीक है। मेरे को कोई, आप, मेरा कोई मोटिव ही नहीं है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड सिखा दूं यहाँ पर आके। समझ रहे हो, कोई फायदा नहीं है इससे मेरा, बिल्कुल भी। इट इज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ यार, एक स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि मैं ओवरऑल मेंटरिंग करूंगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, कई लोग बोलते हैं कि सर प्राइवेट वेल्थ मैनेजर का रोल मिला है, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट में रोल मिला है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप मान नहीं सकते भाई, इतना बड़ा करियर बनेगा, इतने सारे लोग पैसे वाले बन रहे हैं। उनको पैसा कमाना आता है, उनको पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता है, पता है आपको। आप अगर बीकॉम ग्रेजुएट हो, आप प्लेन ग्रेजुएट हो, बीबीए हो, बीएमएस हो, कुछ भी करा हुआ है आपने, ठीक है, आप इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सीएफए जैसा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हो फॉर एनी रीजन। समझ रहे हो आप। जो सीएफए स्टूडेंट हो तो बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू एचएनआई को कंसल्टिंग करने की कोशिश कर, तू बन कि मैं एचएनआई का वेल्थ मैनेजर बनूंगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो शुरुआत करी है जिन्होंने, ठीक है, आप, मैं आपको बताऊंगा इसी फील्ड में, बताऊंगा इस सेशन में, पूरी सीरीज आप सीखो पहले कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे। फिर एक मैं डेडिकेटेड सेशन लूंगा आपका, जिसके अंदर मैं ये समझाऊंगा आपको कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हो, ठीक है, आपको किन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कमीशन आती है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए साल की। अरे स्टूडेंट है ना, 3 लाख रुपए कमा रहा है साइड इनकम ना, मिस सेलिंग तो नहीं कर रहा ना, किसी को कुछ गलत तो नहीं बता रहा ना, पैसे ही कमा रहा है ना, किसी को सही एडवाइस देके कमा रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये एडवाइस का मैजिक आए आपकी, तो आपको ये सब समझाना पड़ेगा आगे जाके, और उसके पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म का गेम है भाई, यहां पर बड़ा पैसा पहले 10 साल में नहीं बनता। तो ध्यान रखना, आज के बाद ये क्वेश्चन मत पूछना किसी से भी कि सर मेरे को 1 साल बाद पापा को फ्लैट खरीदना है, जमीन खरीदनी है, 1 साल के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो क्या। कोई गारंटी नहीं है बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पैसा। मैं बताऊंगा, तरीका भी बता दूंगा, डोंट वेरी, कि अगर आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो। स्ट्रैटेजीज बनेगी। एक एक और सेशन रख लेंगे विच वॉज नॉट प्लान अर्लियर, कि हाउ टू क्राफ्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज, कि मैं पोर्टफोलियो ऑफ फंड्स कैसे बनाऊं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, ठीक है। अब एक काम करो आप प्लीज, मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। देखते नहीं यार लोग, साले वो 50 मिनट देख के ही भाग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए छोटा करना पड़ा, और कोई लॉजिक नहीं है। तो आप है ना एक काम करो, आप है ना अगले वीडियो आने के पहले तक ये रूपी वेस्ट वेबसाइट को पूरा का पूरा ग्लूकोज जैसा घोल के पी जाओ आराम से, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वाला सेशन बोरिंग तो नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बोरिंग लगा होगा ना, तो मैं इसको उड़ा के अब फिर सीधे खत्म कर देंगे,
ठीक है, फटाफट 2-3-4 सेशन में, क्योंकि यार अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं इतना एफर्ट डाल के पढ़ाऊँ इतनी शिद्दत से और आप लोग ऐसा लगे तो नहीं समझ में आएगी चीज़। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए 2 होमवर्क्स हैं आपके। एक होमवर्क ये है कि आप रूपी वेस्ट वेबसाइट को पूरी अच्छी तरीके से चार्ट डालोगे। दूसरा होमवर्क ये है कि आप अपने पेरेंट्स से जाके बात करोगे कि पापा क्या आप मेरे को 100 रुपये महीना दे सकते हो, सिर्फ 100 रुपये महीना, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना है और ये मेरे करियर के लिए हेल्प करेगा आगे जाके। ठीक है, ये 2 चीज़ का कंसेंट आप अपने पेरेंट्स से लेके आओ। अगर आप 18 साल से कम के हो तो आप अपने नाम पे म्यूचुअल फंड शायद नहीं ले सकते, एक बार देख लेना जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नहीं ले सकते, मेरे को जितना याद है, और मत लो, मतलब पेरेंट्स के नाम पे ले लो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मत ऐसा फैंटम क्री मत करो। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था मेरी तरफ से। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये वीडियो शेयर करना दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट करना मत भूलना भैया। बाय बाय, टाटा।